तो कहानी की शुरुआत में ग्रैंडपा एक कब्र पे प्रे कर रही थी, जिससे सभी हैरान थे क्योंकि वो कब्र उस ग्रैंडमा के किसी रिलेटिव की थी ही नहीं। दरअसल वो कब्र एक अमीर आदमी की थी जिसे एक बड़े से प्लॉट में दफनाया गया था और ग्रैंडमा की आखिरी विश ये थी कि उनके मरने के बाद उन्हें भी ऐसे ही बड़े से प्लॉट में दफनाया जाए। पर इतने बड़े प्लॉट को खरीदने के लिए 1000-2000 रुपए नहीं बल्कि मिलियंस की जरूरत होगी। खैर, मरने के बाद छोटी कब्र में दफनाया जाए या बड़ी कब्र में, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर ये बात ग्रैंडमा के समझ के परे थे। उनके फैमिली मेंबर उन्हें समझा समझा कर थक चुके थे, मगर उनकी जिद थी कि मरने के बाद मुझे बड़ी सी कब्र में ही दफनाया जाए। फिर आगे हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा की फैमिली में उनका बड़ा बेटा केन, मंजिला बेटा सियोन और ग्रैंडमा की बेटी और एक नाती भी है। नाती का नाम है मैक्स। और ग्रैंडमा आज अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देने के लिए बुरियल ग्राउंड में आई है। मगर मैक्स का सारा ध्यान तो वीडियो गेम खेलने पे था। वो अपनी फैमिली की हेल्प ही नहीं करना चाह रहा था। ऊपर से वो अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा था कि मॉम, मैं कम से कम यहाँ आया तो हूँ, अंकल केन की फैमिली तो आए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अंकल केन को यहाँ भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि केन अपनी वाइफ और बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, जिन्हें ग्रैंडमा खरी खोटी सुनाती है कि साल में एक बार तो यहाँ आना होता है, वो भी तुम्हारी फैमिली से नहीं हुआ। इसके बाद वो मैक्स को फ्लावर पेटल देते हुए कहती है कि इसे अपने बुजुर्गों के कब्र पे डालो। मैक्स जैसे तैसे फूल फेंक देता है, जिस पे ग्रैंडमा उसे टोकते हुए कहती है कि सच में तुमसे कोई काम करवाना और 40 कोस पैदल जाना बराबर है। ये कहते हुए फिर वो खुद ही फूल को चारों ओर फैलाने लगती है और मैक्स फिर से गेम खेलने में बिजी हो जाता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। पर हॉस्पिटल में ग्रैंडमा का कोई भी बेटा रुकने को तैयार नहीं होता। तब बेटी ही काम आती है, पर मैक्स तो काम का बहाना बनाकर घर पे आकर गेम खेलने में बिजी हो जाता है। जब उसकी मॉम घर आती है तो वो अपनी मॉम की ओर चीयर करते हुए कहता है कि थोड़ा आराम कर लीजिए मॉम, आप काफी थक गई होंगी। वैसे आपने मेरा मैसेज पढ़ा? उसकी मॉम कहती है हाँ, तुम्हें न्यू कंप्यूटर चाहिए और उसे खरीदने के लिए मेरी कार्ड डिटेल की जरूरत है। जब तुमने गेमर बनने के लिए पढ़ाई छोड़ी थी तब मुझसे क्या कहा था? मॉम, मैं ट्रक भर भर के पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से अपना खुद का अपार्टमेंट लूंगा। साथ ही मॉम, मैं आपको भी घर खर्च के लिए पैसे दूंगा। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ऊपर से जब देखो तब तुम मुझसे ही पैसे मांगते रहते हो। तब मैक्स कहता है, मेरी प्यारी मॉम, मुझे सारी बातें याद है, देखना एक दिन मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। तब मैक्स की मॉम उसे बताती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडमा के पेट में कुछ दिनों से दर्द है और उनके स्टूल में ब्लड भी आ रहा था। कुछ चेकअप्स करने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है और अब वो सिर्फ 1 साल की ही मेहमान है। इसलिए तुम एक काम करना, ग्रैंडमा से मिलने उनके घर आते जाते रहना और याद रहे कि उन्हें कैरियर के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ वो अपना आखिरी वक्त टेंशन फ्री होकर गुजारे। ग्रैंडमा को कैंसर है ये जानने के बाद भी मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि मॉम, मुझे वहाँ जाने के पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि ग्रैंडमा के घर आने जाने में कितना टाइम लगता है और आजकल टाइम ही मनी है मॉम, इसलिए मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ दिनों के बाद मैक्स अपनी ग्रैंडमा से मिलने उनके घर जाता है। अचानक मैक्स को अपने घर पे देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम लोग आजकल इतना क्यों मुझसे मिलने आ रहे हो? तो इस पे मैक्स से कहता है कि कैसी बात कर रही हो ग्रैंडमा, हम फैमिली है ना, हम तो मिलने आ ही सकते हैं। आप वो छोड़ो, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं आपके लिए नूडल्स लाया हूँ, नूडल्स। जिस पे ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो नूडल्स खाती ही नहीं। जिस पर वो उनसे पूछता है कि बताओ फिर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। जिस पर वो उसे पास वाले मार्केट के दुकान से फिश फ्राई लाने को कहती है। पर मैक्स जब उस शॉप पे पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए वो दूसरे शॉप से फिश फ्राई लेकर ग्रैंडमा को दे देता है। पर ग्रैंडमा देखते ही पहचान जाती है कि नहीं, ये उस शॉप की फिश फ्राई है ही नहीं। ग्रैंडमा कोई बच्ची थोड़ी थी जिसे मैक्स बुद्धू बना देता, इसलिए उसे अब वापस से मार्केट जाकर लाइन में लगना ही पड़ता है।
फिर जब वो बड़ी ही मुश्किल से ग्रैंडमा की फेवरेट होटल से फिश फ्राई लेकर आता है तो उससे पता चलता है कि ग्रैंडमा ने तो पहले वाला ही फिश फ्राई खा लिया क्योंकि उसके आने में लेट हो गया था, जिससे मैक्स समझ जाता है कि ग्रैंडमा बड़ी ही टेढ़ी चीज है, इन्हें समझना मेरे बस की बात ही नहीं है। इसके बाद मैक्स अपनी एक फीमेल फ्रेंड मिली से मिलने के लिए जाता है। वहाँ वो नर्स का कॉस्ट्यूम देखकर कहता है कि अरे वाह, तुमने नर्स का काम शुरू कर दिया क्या? तो वो कहती है नहीं यार, वो तो मेरे ओनली फैंस के लिए कॉस्ट्यूम है। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करने से ऑडियंस ज्यादा पैसे देती है। इससे मैक्स थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हारे एक ग्रैंडपा थे ना, जिनकी तुमने आखिरी वक्त में खूब सेवा पानी की थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जाते वक्त तुम्हारे नाम कर दी थी। मेरी भी एक ग्रैंड माँ है, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। तब मिली कहती है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से एक अजीब सी स्मेल आई क्या? वो कहता है हाँ, वो तो हर बुजुर्ग इंसान से आती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें उनके साथ इतना वक्त बिताना है कि वो स्मेल तुम नोटिस करना ही बंद कर दो। इससे उनके दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बन जाएगी। जिससे हमें समझ आता है कि मैक्स सिर्फ लालच के लिए अपनी ग्रैंडमा की सेवा करना चाहता था, मगर उसकी फ्रेंड ने दिल से अपने ग्रैंडफादर की सेवा की थी। इसके बाद मैक्स मॉल में जाता है जहाँ उसकी मॉम काम करती थी। वो उन्हें बताता है कि मैं अब कुछ दिनों तक ग्रैंडमा के साथ ही रहूंगा, इसलिए वो ग्रैंडमा के घर की डुप्लीकेट चाबी उसे दे देती है, जिसका यूज करके वो ग्रैंडमा के घर में घुस जाता है। ग्रैंडमा उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझसे मिलने बार बार क्यों आ रहे हो? मुझे अब शक हो रहा है, मुझे कुछ हुआ है क्या? तो मैक्स ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मॉम और अंकल नहीं चाहते कि आपको कैंसर के बारे में पता चले। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 साल ही है, पर आपको तो पता ही है कि डॉक्टर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो भगवान है और उन्हें सब पता है। आपको वो इमा आंटी याद है क्या, जिन्हें डॉक्टर ने सिर्फ 6 महीने की मोहलत दी थी, मगर देखिए वो 10 साल से मजे में घूम रही है और अभी भी बिल्कुल सेहतमंद है। पता है ग्रैंडमा, आपने मेरे बचपन में मुझे इसी घर में रखकर मेरा खूब ख्याल रखा था और अब ख्याल रखने की बारी मेरी है। मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैक्स का ये इमोशनल ड्रामा काम कर जाता है और वो उसे अपने पास रहने की इजाजत दे देती है। फिर अगली सुबह मैक्स को जागने में लेट हो जाती है, इसलिए वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि इतनी बूढ़ी होने के बाद भी ग्रैंडमा रेलवे स्टेशन पर कोंगे नाम की एक डिश बेचने का काम किया करती थी। वो जाकर ग्रैंडमा से पूछता है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो वो कहती है कि मैं कोई अलार्म क्लॉक नहीं हूँ। मैक्स उनके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए काम में उनकी मदद करने में जुट जाता है। फिर काम के बाद ग्रैंडमा अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे अपने कैंसर के बारे में बताती है। ग्रैंडमा की फ्रेंड को भी पहले से ही कैंसर था। वो कहती है कि बहन, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास ग्रैंडसन तो है ना, मुझे तो खुद ही खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद ग्रैंडमा और मैक्स बैंक जाते हैं ताकि ग्रैंडमा पैसे जमा कर सके। मैक्स उनकी बैंक डिटेल्स ना देख ले, इसलिए वो मैक्स को बाहर ही रहने को कहती है। मैक्स बोलता भी है कि ग्रैंडमा, मैं कौन सा चोर हूँ, पर वो कहती है कि न्यूज नहीं देखते क्या, अक्सर अपने लोग ही धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए तुम बाहर ही रहो। फिर अगली सुबह जब मैक्स जागता है तो देखता है कि उसकी मॉम आई हुई थी और ग्रैंडमा ने काफी फैंसी से कपड़े पहन रखे थे। मैक्स को समझ नहीं आता कि इतनी सुबह सुबह बन ठन कर ग्रैंडमा कहाँ जाने वाली है। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम तो अपनी गेमिंग की दुनिया में खोए हुए रहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता, पर हर संडे बाकी के फैमिली मेंबर ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। और सच में कुछ ही देर में ग्रैंडमा के बेटे यानी अंकल केन की फैमिली उनसे मिलने आती है और ये लोग संडे साथ में बिताते हैं। यहाँ वो ग्रैंडमा से उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो वो बता देती है कि मुझे पता है कि मुझे कैंसर है, तुम्हें इस तरह घुमा फिरा के पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे मैक्स ने सब बता दिया। ये सुनकर सभी गुस्से से मैक्स की ओर देखने लगते हैं। तब मैक्स ये कहकर बच जाता है कि ग्रैंडमा को अपनी बॉडी के बारे में जानने का पूरा हक है, इसीलिए हमें उनसे हकीकत नहीं छुपाना चाहिए। इसके बाद ग्रैंडमा के तीनों बच्चे उनसे कहने लगते हैं कि मॉम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैक्स की मॉम तो मॉल में अपनी ड्यूटी नाइट शिफ्ट करवा लेती है ताकि दिन में वो अपनी मॉम की
कीमोथेरेपी के लिए जा सके। तब मैक्स ने अपनी मॉम से पूछा कि क्या आप इसके बदले कुछ एक्सेप्ट कर रही हो मॉम? तो वो कहती है मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, मेरे मॉम की तबीयत खराब है, मुझे तो उनकी देखभाल करनी ही होगी। इसके बाद वो अपनी मॉम को स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज करवाती है जहाँ ग्रैंडमा काफी चिढ़ रही थी। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे काम से छुट्टी लेना पड़ा, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। तब मैक्स फट से कह देता है कि ऐसा नहीं है मॉम, मॉम ने अपनी ड्यूटी नाइट शिफ्ट कर ली है, जिससे ग्रैंडमा को समझते देर नहीं लगती कि रात भर काम करने के बाद उनकी प्यारी बेटी बिना सोए उनके पास चली आई है। वो उस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, क्योंकि जब भी तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हो तो कुछ बुरा ही हो जाता है। लास्ट टाइम तुमने मेरी काम में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और अब देखो तुम्हें मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता है। इस तरह से माँ बेटी में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। इस पे मैक्स अपनी मॉम से कहता है कि इस तरह से तो ग्रैंडमा की तबीयत पे बुरा असर पड़ेगा। एक काम कीजिए, ग्रैंडमा को कीमोथेरेपी के लिए मैं ले आया करूँगा, आप आराम से अपनी ड्यूटी कर लीजिए। ये बात मैक्स की मॉम को सही लगती है और वो मान जाती है। आगे ग्रैंडमा ने मैक्स को अपनी फ्रेंड से मिलवाया। मिली उन दोनों को अपनी कार से हॉस्पिटल लेकर गई। वापस घर आने के बाद मैक्स ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ाने में मदद कर रहा था, क्योंकि ग्रैंडमा का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। वहाँ जाने पे ग्रैंडमा उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे तो मेरे और ग्रैंडपा के बीच में सोते थे, क्योंकि तुम्हें भूतों से बहुत डर लगता था। मैक्स कहता है पर अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मगर जब वो सोता है तो अचानक डर कर उठ जाता है, क्योंकि वह ग्रैंडमा प्रे करने के लिए अचानक से आ गई थी, क्योंकि उन्हें सपने में अपने पेरेंट्स दिखे थे जो उन्हें अपने साथ ले जाने आए थे, इसलिए उन्हें थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वो कहती है कि मैक्स मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। तब मैक्स उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। फिर वो उन्हें अपने साथ अपनी मच्छरदानी के अंदर ही सुला लेता है ताकि उन्हें वापस से उतनी सीढ़ियाँ न चढ़नी पड़े। अगले दिन ग्रैंडमा को थोड़ी फीवर आ जाती है, पर फिर भी वो गोंगे बेचने के लिए जाने वाली थी। तब मैक्स उन्हें समझाकर घर पे ही रेस्ट करने को कहता है। साथ ही वो गर्म पानी से कपड़ा भिंगाकर उनके बदन को पोंछकर साफ कर देता है। तभी वो अपना पूरा कपड़ा ही खोल देती है और कहती है कि जब सफाई कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, जिससे मैक्स को बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो अपनी नजरें घुमा लेता है, मगर फिर उसे ग्रैंडमा की बात को मानकर उन्हें अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मैक्स मिली से मिलता है। वो पूछती है कि तुम अपने ग्रैंडमा की लिस्ट में कितने नंबर पे आते हो? तो वो कहता है देखो, नंबर 1 तो अंकल केन या अंकल सियोन ही होंगे। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी मॉम से ऊपर आ गया हूँ। वैसे भी मेरी मॉम को किसी चीज का लालच नहीं है। तब मिली कहती है कि नंबर 3 वालों को कुछ नहीं मिलता बुद्धू। तब मैक्स पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम नंबर 1 थी? तो वो कहती है कि देखो, बूढ़े लोग बोलकर कभी नहीं बताते, इसे महसूस करना पड़ता है। इसके बाद मैक्स ग्रैंडमा को उनके बड़े बेटे किन के घर ले जाता है, जो उन लोगों के मुकाबले थोड़े रिच थे। वो ग्रैंडमा को अपने साथ रहने को कहते हैं, जिससे मैक्स को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे ग्रैंडमा की चीजें नहीं मिलेगी। इसीलिए वो बीच में ही बोल पड़ता है कि ग्रैंडमा को कीमोथेरेपी के लिए जाना होता है ना। यहाँ से वो हॉस्पिटल काफी दूर है और फिर ग्रैंडमा अपना काम थोड़ी छोड़ सकती है। कस्टमर उनके हाथों से बना कॉन्गे खाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे अंकल केन को मैक्स के इरादे समझ आ जाते हैं और वो उसे कुछ पैसे निकाल कर देते हैं, मगर मैक्स कह देता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में ग्रैंडमा की देखभाल करना चाहता हूँ। तब केन अपनी मॉम से कहता है कि माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके बच्चों की होती है, ना कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन की। भगवान का दिया हुआ सब है मेरे पास, बस मुझे मेरी मॉम चाहिए। फिर वो पुराने दिनों की तरह अपनी मॉम को टेम्पल ले जाता है, जहाँ लंबी सीढ़ी चढ़ने की वजह से ग्रैंडमा के पैर फूल जाते हैं। जिसके बाद मैक्स उनके चप्पल को उतारता है। फिर वो ग्रैंडमा के लिए उनकी विश एक पेपर पर लिखता है, जिसमें वो लिखवाती है कि हे भगवान, आप मेरे बेटे बेटी को अच्छी सेहत देना, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी अच्छी जॉब दीजिएगा। इसके बाद वो उस पेपर को चिपकाने जाते हैं, जहाँ पहले से केन और उनकी बीवी बच्चों
ने अपनी अपनी विश चिपका रखी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि किसी ने भी ग्रैंडमा के लिए कोई विश नहीं मांगी थी। इससे ग्रैंडमा को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर फिर वो अपने दिल को समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, इनकी अपनी अलग फैमिली है, उसे अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचना चाहिए। तब मैक्स कहता है इसका मतलब तो ये हुआ ग्रैंडमा कि वो आपको अपनी फैमिली नहीं मानते, जिससे ग्रैंडमा खामोश हो जाती है। पर उसकी बातें ग्रैंडमा पे असर कर गई थी, इसलिए वो अपने बेटे के घर पे रहने की बजाय वापस अपने घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कीमोथेरेपी के वजह से ग्रैंडमा की बाल झड़ने लगे हैं और धीरे धीरे वो गंजी हो जाती है। पर फिर भी मैक्स एक दोस्त की तरह उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता रहता है। आप इस अवतार में भी बेमिसाल लग रही हो। फिर अचानक एक दिन ग्रैंडमा अपना बॉक्स चेक करती है जिसमें वो पैसे जमा करती थी। उसमें एक भी पैसा नहीं था, जिससे मैक्स डर जाता है और कहता है कि मैंने नहीं लिया। पर खुशनसीबी की बात ये थी कि उसने ग्रैंडमा के लिए एक पुराने फोन को सीसीटीवी की तरह यूज करना शुरू कर दिया था। उसमें चेक करने पे पता चलता है कि पैसे ग्रैंडमा के मंझले बेटे सियोन ने चुराए थे। इसलिए मैक्स सियोन के पास जाकर उन्हें बहुत सुनाता है और ग्रैंडमा की लैब से दूर चले जाने को कहता है। फिर एक दिन एक आदमी ग्रैंडमा के पास आता है और कहता है कि मैक्स ने इस घर को बेचने के लिए ऑनलाइन ऐड डाला था, जिसपे ग्रैंडमा उसे कह देती है कि जरूर किसी ने शैतानी की है, ये घर बिकाऊ नहीं है। कहते से तो उन्हें मैक्स पे बहुत गुस्सा होना चाहिए था, मगर वो एक व्हाइट शर्ट उसे गिफ्ट करते हुए कहती है कि थर्ड कीमोथेरेपी के बाद तुम अपना काम स्टार्ट करना, मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिसपे मैक्स कहता है पर मुझे कौन काम देगा। तब उसकी ग्रैंडमा उसे मोटिवेट करती है कि तुम पहले पढ़ाई में फर्स्ट आते थे, आगे कुछ भी ठान लो तो उसे करना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा। तब मैक्स काम ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो अगले दिन ग्रैंडमा के साथ उनके बड़े भाई के आलिशान से घर में जाता है, जहाँ ग्रैंडमा कहती है कि मैं खुद के लिए बड़ी सी ब्यूरियल प्लॉट लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मिलियन युआन दे दे। जिस पर उनका भाई कोई जवाब नहीं देता। तब ग्रैंडमा कहती है कि हमारे पेरेंट्स का घर बेचने पे आपको कई मिलियंस मिले होंगे, मैंने कभी एक रुपए भी नहीं मांगे, पर अब मुझे चाहिए। लेकिन ग्रैंडमा के बड़े भाई उन्हें बड़ी ही रूडली पैसे देने से मना करते हैं, साथ ही वो उन्हें दोबारा अपनी शक्ल दिखाने से भी मना कर देते हैं, जिससे ग्रैंडमा और मैक्स दोनों को काफी बुरा लगता है। और आज मैक्स ग्रैंडमा से पूछ ही लेता है कि आपको बड़ी बोरियल प्लॉट क्यों चाहिए, तो वो बताती है कि इससे मेरे बच्चों को और तरक्की मिलेगी, वो हमेशा बड़े पड़े रहेंगे। अब मैक्स कहता है कि आपके पेरेंट्स को भी छोटे से जगह पे दफनाया गया था, फिर भी देखिए आपके बड़े भाई कितने अमीर है। सुनिए ग्रैंडमा ये सारी बातें बस कहने की होती है, पर ग्रैंडमा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे कब्र पे जैसे तैसे फूल डाले तो मैं भूत बनकर तुमसे बदला लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने दिनों से जो कीमोथेरेपी चल रही थी, अगले दिन उसका रिजल्ट आता है। डॉक्टर का कहना था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, मगर मैक्स ग्रैंडमा से कहता है कि आप पहले से बेहतर है, अब आपको कीमोथेरेपी कराने की जरूरत नहीं है। मगर ग्रैंडमा समझ जाती है, क्योंकि उनकी फ्रेंड का कीमोथेरेपी बंद होने के कुछ वक्त के बाद ही उनकी मौत हो गई थी, इसलिए वो समझ जाती है कि अब मेरा भी अंत नजदीक आ गया। उधर मैक्स की मॉम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर ग्रैंडमा कमजोर नहीं पड़ रही थी, पर कुछ दिनों में उनकी हिम्मत भी जवाब दे देती है। वो अब काफी दर्द में थी, इसलिए वो बस मरने की दुआ कर रही थी, जो मैक्स से देखा नहीं जा रहा था। जल्दी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां वो अपना घर अपने मंझले बेटे सियोन के नाम कर देती है, जिससे मैक्स गुस्सा होकर उनसे पूछता है कि क्या मैंने आपकी अच्छे से देखभाल नहीं की, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या। ये कहकर वो गुस्से में अपने घर चला जाता है, पर फिर उससे सच में ग्रैंडमा की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो पैसों की बात भूलकर उनसे मिलने के लिए वापस आ जाता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। इसके बाद चाइनीज न्यू ईयर पे किन अपनी मॉम से मिलने आता है, पर अब तक उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। मैक्स को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा से थाईलैंड में रहा था, इसलिए उसे थाई लैंग्वेज ही आती थी। मगर वो अपनी ग्रैंडमा के लिए चाइनीज सॉन्ग सीख
देखता है और उन्हें सुनाता है। अब हमें थोड़े दिनों के बाद ग्रैंडमा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, यानी वो चल बसी। उसी दिन ग्रैंडमा के फोन पे एक कॉल आता है कि आपका डिपॉजिट पेंडिंग है, जिसे मैक्स देखता है और बात करने पे पता चलता है कि ग्रैंडमा उसके अकाउंट में ही पैसे जमा कर रही थी। तब एक फ्लैशबैक से मैक्स को याद आता है कि जब मैं काफी छोटा था तभी ग्रैंडमा ने मेरे लिए एक बैंक अकाउंट खोला था और मुझसे वादा किया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करती रहूंगी। तब मैक्स ने कहा भी था कि जब तक आप मरोगी तब तक उसमें मिलियन युआन तो जमा हो ही जाएंगे, तो मैं उन पैसों से आपके लिए नया घर खरीदूंगा क्योंकि आपका घर काफी पुराना हो गया है। जैसे ही मैक्स को ये सब याद आता है तो वो फटाक से बैंक में कॉल करके सारे पैसे विड्रॉ कर लेता है और फिर उन पैसों से अपनी ग्रैंडमा के लिए एक बड़ी सी बुरियल प्लॉट खरीदकर उन्हें वहीं दफना देता है। फिर वो उन्हें इरिटेट करने के लिए उनके कब्र पे जानबूझकर फूल को जैसे तैसे डालता है और इसी के साथ ये फील गुड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों क्या आपने अपने ग्रैंडमा की कभी सेवा की है? मैंने तो बहुत की। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर करना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।